हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है, बल्गेरियन मिनिस्टर है, उन्होंने एक पूरी लिस्ट निकाल दी है जो वायरस की वैक्सीन आने वाली है उसके क्या क्या प्राइजेस होने वाले हैं। तो सारी की सारी डोजेस के रेट आ गए हैं और ठीक है, रीजनेबल लग रहे हैं मेरे हिसाब से। पर यहाँ पे एक दो सवाल उठ के आ रहे हैं जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहे हैं वैक्सीन्स को लेके, कि जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे कोरोना वायरस क्यों नहीं फैला? वहाँ पे तो कोई प्रिकॉशंस नहीं रखे जा रहे इस लेवल के, पर वहाँ पे नहीं फैला। और एक डेथ बॉडीज़ के बारे में बात चल रही है जहाँ पे ये बोला जा रहा है जब कोई बंदा एक्सपायर होता है तो वो तो सांस भी नहीं लेता। तो जो कोरोना वायरस है वो सांस से फैल रहा है या फिर बोलने से फैल रहा है, तो आप उसको कवर करके क्यों रख रहे हो? क्योंकि उसमें से तो कुछ निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सांस नहीं ले रहा है। और एक और बात ये उठ के आ रही है कि ये तो वायरस है, तो आप एंटीबायोटिक्स क्यों खिला रहे हो? एंटीबायोटिक्स तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मारने के लिए होती है, तो ये तो वायरस है। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है लोगों को और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैं अपना कोई पॉइंट नहीं रखूंगा इस चीज़ के ऊपर क्योंकि बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। मैं ऐसी चीज़ें ओपनली नहीं बोल सकता, कभी पर्सनली कहीं पे बात कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में, पर कुछ ना कुछ तो बवाल चल रहा है इस चीज़ के ऊपर। मतलब मुझे अब फिशी लगना शुरू हो गया है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कमेंट के अंदर बताओ। अगर मैं आदर पूनावाला जी की बात करके चलूं, उनका ऐसा कहना है कि भाई कुछ लॉ बनाने चाहिए वैक्सीन मेकर्स के लिए कि उनके ऊपर कोई लॉ सूट ना करे अगर किसी को वैक्सीन से कोई एलर्जी वगैरह हो जाती है तो उनके हिसाब से वो अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं कि अगर किसी ने वैक्सीन ली, उससे कोई कांड वांड हो गया तो भाई कंपनियां दिवालिया घोषित ना हो। और अगर मैं नासकॉम की बात करके चलता हूं, उनका ऐसा कहना है 80,000 करोड़ रुपीस लग जाएंगे तकरीबन एक साल के अंदर वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। पहले साल के लिए इतना गवर्नमेंट को पैसा लगाना पड़ेगा। अगली खबर विस्ट्रॉन की है। उनके वीपी ऑफ इंडिया को फायर कर दिया है कंपनी ने। कहा है कि भाई गलती हुई है हमारे एंड से। बेसिकली जो उनका सॉफ्टवेयर था वो 5,000 एम्प्लॉयज तक की ही जो एंट्री होती थी, जो अटेंडेंस होती थी उसको रजिस्टर कर पाता था, पर रैपिडली बहुत सारे एम्प्लॉयज हायर कर लिए गए और उनकी अटेंडेंस मॉनिटर नहीं करी गई और इसके चक्कर में ये सारा का सारा बवाल हुआ था कि लोगों की अटेंडेंस नहीं थी और लोगों को इसलिए पैसे नहीं मिल पा रहे थे। इसके चक्कर में एप्पल वालों ने भी ये बोला है कि भाई अब हम नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, नया ऑर्डर नहीं देंगे विस्ट्रॉन वालों को। बेसिकली विस्ट्रॉन एप्पल के ही सब कॉन्ट्रैक्टर है जो कि एप्पल के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उन्होंने कहा हम ऑर्डर नहीं देंगे जब तक वो सारा का सारा बवाल को रिजॉल्व नहीं करते, ताकि आगे जाके ये गलती ना हो। और अगर मैं विस्ट्रॉन वालों की बात करके चलता हूं, उनका कहना है कि हमको कोई मेजर लॉस नहीं हुआ है इस सारे के सारे बवाल से। तो हमको बस जो जहां पे पंगा हुआ था वहां पे हम नॉर्मल कम प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहे थे, तो ज्यादा मेजर लॉस नहीं हुआ है। अगली खबर नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी जी की है। उन्होंने भाई 19 करोड़ का घोटाला किया है जो दुनिया की वन ऑफ द बड़ी डायमंड वाली कंपनी है उसके साथ में। तो दोनों भाई ये काम करते हैं। अब अभी ये खबर निकल के आई है, प्रूफ नहीं हुआ है कि ऐसा है या फिर नहीं है। अगली खबर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की है। उनका कहना है कि पिछले 100 साल के अंदर सबसे अच्छा बजट होने वाला है आने वाला। बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करी जा रही है आने वाले बजट के लिए और बहुत ज्यादा बोला जा रहा है, तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बहुत अच्छा बजट होगा कंपनीज के लिए। शायद गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट देगी कंपनीज को। रीजन बता रहा हूं क्योंकि मुझे पर्सनली क्यों लगता है कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा तभी जॉब क्रिएट होगी, तभी पूरा इकोसिस्टम तैयार होगा। तो ऐसा कुछ हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। केपीएमजी का भी यही कहना है कि भाई गवर्नमेंट को एम्प्लॉइंग बूस्टिंग के ऊपर काम करना चाहिए और साथ में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करने चाहिए उन लोगों को जिनको जरूरत है। डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करने के ऊपर मैं ज्यादा मोटिवेटेड नहीं हूं। मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग होंगे जिनको जरूरत है, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट के लिए ठीक है। जैसे मनरेगा जैसी स्कीम्स है वो ज्यादा अच्छी है कि लोगों को काम दो जिससे वो पैसे कमा पाए, पर लोगों को घर बैठने का पैसा ना दो। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, इससे लोग आलसी हो जाते हैं। कुछ ना कुछ काम कराओ। कई मैंने सुना है कि कुछ ऐसे राजा हुआ करते थे पिछले जमाने के अंदर जो कि अपना एक महल बनवाते थे और उसके बाद उसको तोड़वाते थे, फिर बनवाते थे, फिर तोड़वाते थे, ताकि उनके लोग एम्प्लॉयड होए और साथ में उनको पैसा भी मिलता रहे। तो मैं ये नहीं कह रहा तोड़वाओ बनवाओ, पर कुछ ना कुछ काम दो जिसकी वजह से पैसा मिले। मैं इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूं। अगर मैं एफआईईओ की बात करके चलूं तो उनका ऐसा कहना है कि गवर्नमेंट को डबल टैक्स डिडक्शन स्कीम लेके आनी चाहिए एमएसएमईज के लिए। इसका मतलब क्या है? डबल टैक्सेशन उन्होंने क्या बोला बेसिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर मैं किसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, मान लो मेरे को यूएस के अंदर अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो मैं वहां पे कुछ भी खर्चा कर रहा हूं अपना बिजनेस वहां पे क्रिएट करने के लिए, तो मुझे जितनी कॉस्ट आती है उसका डबल मुझे टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर मेरी कंपनी की 100 करोड़ की टर्नओवर है और मैंने यूएस के अंदर अपनी मार्केट बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए खर्चा किया है, तो मुझे 20 करोड़ की रिबेट मिलनी चाहिए टैक्स के अंदर। बेसिकली 10 करोड़ मिलता है, वो कह रहा है 20 करोड़ मिलना चाहिए।
तो इसकी वजह से क्या होगा, इंडियन कंपनी बाहर ज्यादा फोकस करेगी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि उनका टैक्स बचेगा। और मेरा भी मानना है अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ करेगी तो मैं भी इंटरनेशनली अलग अलग कंट्रीज में अपने आप को ग्रो करने की ज्यादा फोकस करूंगा। और इंटरनेशनली अगर हर कंट्री में ग्रो करने की कोशिश करूंगा तो हमारे देश के पास ही काम बढ़ेगा और इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी। मतलब लॉजिक सही है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड क्रिएट करना चाहिए 0.5 ऑफ जो भी हम बजट निकाल रहे हैं उसका, तो उसको अलग से अलॉट करके रखो, वहां पे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इतना पैसा गवर्नमेंट को लगाना चाहिए। अगली खबर होंडा की है। उन्होंने 23 साल पुराना अपना प्लांट बंद कर दिया है। उनका कहना है उस प्लांट में अब R&D चलेगी और वहां पे नॉर्मल स्पेयर पार्ट्स बना करेंगे। हम राजस्थान वाले प्लांट के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले। अगली खबर फ्यूचर रिटेल और अमेजोन वाले पंगे के ऊपर है। फ्यूचर रिटेल ने बेसिकली कोर्ट को यह बोला था कि अमेजोन हमको सेबी के पास ना लेके जाए, उसके ऊपर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मांगा था। हाई कोर्ट ने कहा चाय पियो, नहीं कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मिलेगा। तो यहां पे अभी ऐसा लग रहा है कि शायद अमेजोन का पल्ला भी भारी हो सकता है। ये चीज खत्म नहीं हो रही है। मतलब मैं जब से न्यूज बना रहा हूं ये वाली, तब से मैं देख रहा हूं कभी इस साइड जा रही है, कभी इस साइड जा रही है खबर, कभी इस साइड जा रही है, कभी इस साइड जा रही है। आप किसके साथ हो? मैं तो पर्सनली इंडियन कंपनी के साथ में हूं। अगली खबर पेपाल की है। पेपाल पे 96 लाख का फाइन लगाया है गवर्नमेंट ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के हिसाब से। तो बेसिकली उनका ऐसा कहना है कि बहुत सारी फ्रॉड ट्रांजेक्शन है जिसको छुपाया जा रहा है इनके थ्रू, और इसके चक्कर में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। मैं पेपाल यूज करता हूं, मुझे ठीक ठाक लगता है, अच्छा लगता है। बेसिकली अगर आप पे करते हो किसी भी चीज के लिए और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो आप वहां पर रिफंड इनिशिएट कर सकते हो। आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा और आपको रिफंड मिल जाएगा। क्लाइंट से पेमेंट लेने के लिए मैं पेपाल का यूज नहीं करता। पहले तो पेपाल पैसे ज्यादा काटता है, दूसरा उस पर ट्रांजिशन टैक्स ज्यादा लगता है। बेसिकली अगर मान के चलो 75 रुपीज डॉलर है तो मुझे 72 रुपीज मिलेगा, इतना ज्यादा फर्क आ जाता है। और मेरे बैंक से मुझे 73 74 में मिल रहा होता है, पर वहां से कम मिलता है, ऊपर से वो कमीशन भी काट लेता है। तो पेमेंट लेने के लिए पेपाल अच्छा नहीं है, पर पेमेंट देने के लिए पेपाल अच्छा है। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात कर रहा हूं। अगली खबर CII की है। उनका ऐसा कहना है कि इंडिया को मल्टीपल बैड बैंक्स बनाने चाहिए। बैड बैंक्स मतलब गंदे बैंक्स जहां पे झाड़ू पोछा कुछ ना लगे, मतलब गंद फैला रहा है, ये नहीं होते बैड बैंक्स। बैड बैंक्स बेसिकली वो बैंक्स होते हैं जिन पे बैंक्स अपने NPA ट्रांसफर कर देंगे। लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मान के चलते हैं एक बैंक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के इस साल में उन्होंने 100 करोड़ रुपए का लोन दिया मार्केट के अंदर, जिसमें से 20 करोड़ रुपए डिफॉल्ट हो गए। मतलब लोगों ने नहीं दिए, वो NPA हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गए, मतलब वो लोग नहीं दे रहे। तो अब क्या होगा, वो 20 करोड़ ऐड हो जाएगा। ईयर बाय ईयर वो NPA बढ़ता चला जाएगा। अब आपको पता लगेगा, जब भी आप उनकी बैलेंस शीट देखोगे आप कहोगे इतने करोड़ का NPA है, तो आप उनके ऊपर अपने पैसे वहां पे डालने का पसंद नहीं करोगे। आपको लगेगा कहीं ये दिवालिया घोषित ना हो जाए। तो यहां पे बैड बैंक्स आते हैं। बैड बैंक्स क्या करते हैं, वो स्पेशलाइज होते हैं पैसा रिकवर करने के लिए। तो सारे NPA उनके पास ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और उसके बाद उनकी वो है सारी की सारी हेडेक उन पैसों को रिकवर करना। अब पैसों को जैसे कि मान लो 200 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए ही थे, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं कि 1000 करोड़ रुपए है, तो 1000 करोड़ रुपए का एक्सेस से उनको बैड लोन मिल गए हैं सारे के सारे जो भी NPAs है। अब क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे निकलवाने की। अब इन्होंने 500 करोड़ रुपए निकलवा दिया, 500 करोड़ रुपए इन्होंने एक्सिस वालों को दे दिया। एक्सिस वाले खुश कि भाई कुछ तो मिल गया ना से बढ़िया। अब बचे हुए 500 करोड़ से और कोशिश करेंगे निकालने की, वहां से वो बैंक खुद कमा लेंगे। तो अच्छा लॉजिक है, पर यहां पे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाएगा। अब क्या होगा, बैंक दबा के लोन देंगे क्योंकि उनको पता है पीछे NPA बैठा है, वो कुछ ना कुछ तो करके निकलवा लेगा, अपनी टेंशन नहीं रहेगी। तो बैंक दबा दबा के लोन देंगे, इसके चक्कर में बैंक भी कांड हो सकता है। रघुराम राजन जी ने ये वाली बात रखी थी और मैं इस पॉइंट से एग्री करता हूं। अगली खबर एयर इंडिया की सेल की है। ऐसा सुनने में आ रहा है मार्च 2021 तक अभी सेल प्लान नहीं होगी, अभी तक पता लगेगा कि भाई किसने लिया किसने नहीं लिया। देखते हैं कौन लेता है एयर इंडिया। अब तो टाटा भी लग रहा है लाइन के अंदर। अगली खबर जूम की है। 2 US अटॉर्नी का कहना है कि भाई जूम वाले चाइनीज गवर्नमेंट के साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत सारी चीजों के अंदर और इसके चक्कर में शायद जूम के साथ में कांड हो सकता है। अगली खबर एलॉन मस्क की है। एलॉन मस्क ने ट्वीट किया कि भाई क्या ये चीज पॉसिबल है कि हम बड़ी बड़ी करेंसी के वो बिटकॉइन के अंदर कन्वर्ट कर सके। इससे पहले माइक्रो स्ट्रेटेजी के जो CEO है उन्होंने इनको कहा था एलॉन मस्क को कि आपको अपने सारे जो भी बैलेंस शीट वाली चीजें हैं उसको बिटकॉइन के अंदर कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो उन्होंने पूछा है कि ये चीज पॉसिबल है या फिर नहीं है। और एक और करेंसी है डॉज कॉइन, उसके 25% शेयर बढ़ गए जब एलॉन मस्क ने भाई ट्वीट किया इसके बारे में। साथ में उन्होंने अपनी बायो के अंदर भी लिखा कि मैं फॉर्मर CEO हूं डॉज कॉइन का।
और जो एलॉन मस्क की कंपनी है टेस्ला, बर्लिन के अंदर जो उनका प्लांट बन रहा है, जहां पे मैंने आपको बताया था कि भाई उनकी फैक्ट्री के ऊपर बवाल चल रहा है कि वो फॉरेस्ट को काट रहे हैं, उनको पार्शियल फॉरेस्ट काटने की परमिशन मिल गई है। अगली खबर रितेश अग्रवाल की है। उनका ऐसा कहना है कि इस टाइम पे जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो क्राइसिस के अंदर चल रही है, और बिल्कुल सही बात है, बहुत बुरा हाल है मेरे हिसाब से इस टाइम पे, बहुत ही ज्यादा। मतलब खुद सोचो आप कि अभी कोई बाहर ट्रैवल करना पसंद नहीं कर रहा है, कोई टूरिज्म नहीं आ रहा, तो सारे होटल वाले तो ऐसे ही बैठे पड़े हैं। होटल से याद आया, न्यू ईयर का क्या प्लान है? अगर कोई पार्टी प्लानर है तो मुझे बता दो, दिल्ली वाला कोई अच्छे से कोई पैकेज वैकेज निकला हो तो lapasindia@gmail.com पे। तो भाई न्यू ईयर का प्लान सोच रहा हूँ मैं, अपनी वाइफ बच्चे को ले जाऊँ कहीं पे। कुछ हो तो बताना नीचे कमेंट के अंदर, कोई ना कोई तो होगा अपने सब्सक्राइबर फैमिली से, या फिर आपकी जान पहचान में। अगली खबर नितिन गडकरी जी की है। उन्होंने 33 हाईवेज का प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया, जिसका कहा जा रहा है 11,000 करोड़ का बजट रहने वाला है। तो बहुत ही अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। गवर्नमेंट ने पहले भी कहा था कि ये टाइप के एक्सपेंडिचर करेगी गवर्नमेंट, ताकि पैसा मार्केट के अंदर आए। मतलब गवर्नमेंट खर्चा करेगी रोड शोड बनवाने के ऊपर, इसके चक्कर में लोग काम करेंगे, उनके पास पैसा आएगा, तो वो खर्चा करेगी और इकोनॉमी रिवाइव होने में हेल्प हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।